नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश चौकसी। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की। पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या हैं। मेरे साथ होंगे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का सिलसिला। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट ने तबादलों को लेकर बड़ा फैसला किया है। तबादलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। प्रदेश में बाढ़ के कारण उपजे हालातों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। दरअसल ग्वालियर चंबल इलाके में आई बाढ़ को लेकर शुक्रवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें फैसला किया गया कि सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के तबादले तत्काल प्रभाव से रोक दिए जाएं। जो हो चुके हैं बस वही अभी रहेंगे। बचे हुए तबादले की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने कहा कि ट्रांसफर की सूची रुकी है। इस पर सीएम ने कहा कि अभी 15 अगस्त तक रोको, इसके बाद करेंगे, क्योंकि अभी बाढ़ के हालात हैं। इसी खबर को हम समझने की कोशिश करेंगे मनोज जी से। मनोज जी, कैसे देखते हैं, बाढ़ एक बहाना है या तबादला सूची ही नहीं बन पाई थी? देखिए, दोनों कारण है ब्रजेश जी। जहाँ तक सवाल है कि शायद तबादला सूची ही पूरी तरह से नहीं बन पाई थी, क्योंकि अगर बाढ़ तो अभी 3 दिन 4 दिन की बात है, लेकिन इसके पहले भी देखिए 31 तारीख के बाद तारीख सरकार को बढ़ाना पड़ी थी और उसको बढ़ाकर उन्होंने 7 अगस्त तक कर दिया था जी। और जिस समय ये निर्णय हुआ है शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने, उसके कुछ देर बाद ही एक बड़ी तबादला सूची जारी हुई है वाणिज्य कर विभाग की। कल तक ये मतलब गुरुवार और की मौका रात मिल तक जाएगा उनको तबादले के लिए। बिल्कुल। तो अब चूंकि ये अगर ये कहा जाता कि तबादले की तारीख बढ़ा दी है तो विपक्ष को हल्ला मचाने का मौका मिल जाता, क्योंकि विपक्ष पहले भी सवाल उठा रहा था कि 31 जुलाई तक भी जब तबादला होने थे तब भी वो कह रहे थे उद्योग का धंधा दर्जा दे दिया है, लिस्ट बना रहे हैं। इसके बाद ये तारीख 7 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। इसके बाद अब ये आया कि 15 अगस्त तक इस पर रोक लगा दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि 15 अगस्त के बाद ये सूची या तो तारीख बढ़ेगी या जो तबादले होंगे वो बैक डेट में होंगे, क्योंकि बाकी सारे तमाम प्रशासनिक कामकाज चल रहे हैं। करेंगे तब भी सवाल उठेंगे, और यदि आज तबादले कर देते वो उन क्षेत्रों के जहां बाढ़ प्रभावित है तब भी विपक्ष सवाल उठाता। विपक्ष का तो काम ही है सवाल उठाना, वो तो बस देखता है कि खामी कहाँ है। बिल्कुल। आज भी जो है कई सारे कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट किए हैं शुक्रवार को। उन्होंने इस पर कहा है कि शायद लेन देन का हिसाब पूरा नहीं हो पाया है, सूची बन नहीं पाई है बंटवारे की, इसके कारण या तबादले की रोक बढ़ानी पड़ी है। मुझे लगता है कारण ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों विधायक और सांसदों की फर्जी अनुभव भी बता रहे हो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये आप कह सकते हैं। और दूसरी एक बात है कि पिछले दिन जो भी हम देख रहे हैं कि सांसद विधायकों की जिस प्रकार से फर्जी अनुशंसाएं निकली है कि एक गैंग पकड़ा गया और जिसने साफ तौर पर ये कहा है कि वो तो मंत्रियों या विधायकों की तरफ से सिफारिश करता है, जो सांसदों की सिफारिश करने वाला गैंग कोई दूसरा है। तो शायद हो सकता है एक कारण ये भी हो सकता है। मतलब तबादलों में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां तो होती हैं। एक हम देखते हैं कि किसी का पीए पकड़ा जाता है तो अब तो गैंग सक्रिय है। ये पहली बार आया गैंग का मामला कि फर्जी नोटशीट बन रही है। इक्का दुक्का आते थे, लेकिन गैंग बनाकर, और वो भी उन कर्मचारियों को। तो एक जो सीख दी थी शिवराज जी ने कि अपने पीए और अपने करीबी लोगों को ऐसे रखें जो पाक साफ हों। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि बावर्ची निकल रहा है, चपरासी निकल रहा है, तो कैसे बचेंगे मंत्री? बिल्कुल, एक ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आप देखिए, आप याद कीजिए, दर्शकों को भी बता दें कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में भी इस प्रकार का एक सरकारी अफसरों को, अधिकारी कर्मचारियों का एक गिरोह पकड़ाया था जिसने बड़े पैमाने पर इस प्रकार की कार्रवाई की थी। और ये वो दौर था जब उतना ज़्यादा संसाधन नहीं थे। अब तो कलर फोटोकॉपी से लेकर आप देखिए इस गिरोह में भी कि सारे लोगों के अलग अलग काम बटे थे, कि कोई एक लेटर हेड की जुगाड़ कर रहा है, कोई सिग्नेचर की कर रहा है, कोई एक उसकी फोटोकॉपी कर रहा है, और कोई नोटशीट उपलब्ध करा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसी प्रक्रिया, तो जैसा बार बार इस कार्यक्रम में हमने कई बार कहा है कि आप ऑनलाइन एक प्रोसेस कर दीजिए। क्यों आपको ज़रूरत पड़ रही किसी विधायक सांसद की सिफारिश होगी? अगर आपको ज़रूरत के हिसाब से ट्रांसफ़र करना है तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं। और ख़ासतौर से जो लोग जिस प्रकार के जो सिफारिशी चिट्ठी लिखवा रहे हैं, तो सबसे उन लोगों पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग सिफारिशी चिट्ठी लिखवा रहे हैं उसके लिए बाकायदा पैसे दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, तो रिश्वत देना भी तो अपराध है यहाँ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर वही मैं कह रहा था कि जिन लोगों के नाम की सिफारिश से पकड़ी है, फर्जी पकड़ी, तो यानी उनको ये पता था कि ये 2 नंबर में काम हो रहा है। तो अगर उन्होंने पैसा निश्चित तौर पर दिया होगा, क्योंकि अगर वो पैसा नहीं दे रहे होते तो आया भी है, जांच में आया है कि पैसे लिए लाखों रुपए के लेन देन की बात आई है। तो जिन लोगों ने पैसा दिया उनसे पूछताछ होना चाहिए, उसका सोर्स क्या है उस पैसे देने का, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। और उन पे ऐसा एक्शन होना चाहिए कि आगे भविष्य में कोई भले जिनाइन सिफारिश के लिए पैसा दे या इस तरह के गिरोह को पैसा दे, वो 10 बार सोचे। कोई कई मामले हमने ऐसे देखे हैं
कि बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़कर कई लोग जब भोपाल पहुंच जाते हैं मंत्रालय मंत्रियों के दरबार में कि हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो कई लोगों की पूछताछ हुई कि आपने किसके पूछकर आपने मुख्यालय छोड़ा है। कई लोगों को सस्पेंशन की कार्रवाई हुई। देखिए आप कई सारे मंत्रियों ने बोर्ड भले लगा रखे हैं कि तबादले के लिए यहाँ संपर्क ना करें, लेकिन वहाँ आपको वो भीड़ भी मिल जाएगी जो तबादला का इच्छुक है। देखो मनोज जी, ये काजल की कोठरी हो गई, इससे कैसे बचेंगे? कुछ ना कुछ तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि लगातार हम देख रहे हैं कि तबादले को उद्योग का रूप देने लगे, जबकि एक प्रक्रिया है, ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है कि यदि कोई 3 साल तक है, 5 साल तक एक जगह पे जमा हुआ है तो उसको प्रशासकीय कारणों से, ताकि व्यवस्था दुरुस्त हो सके, हटाया जाता है। लेकिन वो उद्योग में कन्वर्ट हो गया है, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि इसको एक बदनामी जो मिल गई है उससे कहीं ना कहीं निजात पाले। निश्चित तौर पर देखिए ब्रजेश जी, इसको मुझे लगता है 2 कारण हैं। एक तो लंबे समय से जब एक ही सरकार रहती है तो जो सरकारी कर्मचारी हैं वो एक पार्टी विशेष के पक्ष में काम करने लग जाते हैं, या वो ऐसा बताने लगते हैं कि हम आपके इस काम में आ सकते हैं तो आप हमारा ट्रांसफ़र करा दीजिए। आप देखिए, हमने इसी कार्यक्रम में जिक्र किया था दतिया के एक अधिकारी का, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में दरोगा से लेकर पटवारी, तहसीलदार तक, सिपाही तक उनकी पसंद का हो, ताकि वो जो काम बताएं वो भले 1 नंबर में हो, 2 नंबर में, लीगल हो, अनलीगल हो, वो काम उनके कहे मुताबिक हो जाए। तो यही कारण है कि जब आप ऐसी पोस्टिंगें कराना शुरू कर देते हैं तो इस प्रकार की विसंगतियां सामने आने लगती है। ऐसे में जो लोग जेन्युइन लोग हैं, जिनको लगता है कि उनको वाकई ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, उनके पास कोई चारा नहीं बचता, तो या तो वो किसी अप्रोच को ढूंढते हैं, और जब नहीं मिल पाती तो उनको ये लगता है कि शायद पैसा देकर अगर उसका काम हो जा रहा है, क्योंकि जिनकी अप्रोच है वो तो हम देखते हैं कि पूरे 12 महीने हम देखते हैं सिंगल ऑर्डर निकलते हैं जी, कि सिंगल ऑर्डर निकला कि फलाने अधिकारी को या कर्मचारी को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ज़्यादा होता है तो उसमें एक लाइन जोड़ दी जाती है स्वयं के व्यय पर जी, बस इसके बाद उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कई सारे ऐसे होते हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चलता कि उनका ट्रांसफ़र कब हो गया। कई सारे ऐसे होते हैं कि एक ही ज़िले में इतने लंबे समय पदस्थ होते हैं, और कई ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लेकिन जाने को तैयार नहीं होते हैं, मजबूरन सस्पेंड करने की कार्रवाई करना पड़ती है। जैसे शुक्रवार को भी 1-2 मामले हमने नज़र में आए हैं कि जो 17 से ट्रांसफ़र किए गए खनिज विभाग में, लेकिन ज्वाइन नहीं किया और सस्पेंड आपको करना पड़ा। तो ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं। तो तब इस काजल की कोठरी से आप है कि सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएगी जो छोटे छोटे कर्मचारियों की हो गई, शिक्षा विभाग में हो गई, PHQ में हो गई, कि आला अफसरों तक, खासकर IAS IPS को आप छोड़ भी दो तो मुख्यमंत्री के दायरे में रहती, अन्य के खिलाफ और या अन्य की तबादलों के बारे में कुछ विचार करेगी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। पुलिस निरीक्षकों के लिए जल्द ही DSP बनने का तोहफा देने की तैयारी है। इसके लिए PHQ की प्रशासन शाखा ने सभी शाखाओं के प्रभारियों और जिलों के SP से 444 इंस्पेक्टरों की सूची भेजकर उनका रिकॉर्ड तलब किया है। यह रिकॉर्ड 10 अगस्त तक पुलिस मुख्यालय भेजना होगा, और जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं या उनकी विभागीय जांच चल रही है या कोई दंड मिला है तो उसकी जानकारी प्रोफार्मा में भरकर 15 अगस्त तक भेजना होगी। इसके बाद इनमें से बेहतर रिकॉर्ड वाले 138 निरीक्षकों को कार्यवाहक पदोन्नति देकर DSP की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। इनमें कंपनी कमांडर, RI और रेलवे निरीक्षक भी शामिल हैं। इससे पहले भी 160 कार्यवाहक DSP बनाए जाने थे, लेकिन सिर्फ 150 ही बन पाए थे। तो इस बार फिर से कवायद शुरू हो गई है, इसको समझते हैं मनोज जी से। मनोज जी, एक कार्यवाहक पदोन्नति देने का एक सिलसिला चला है जिसने कुछ तो चेहरे पे मुस्कान लौटा दी है। जो रिटायर्ड हो गए थे वो लोग भले ही दुखी हों, लेकिन जो होने वाले थे रिटायर, उनको कम से कम हमें प्रोफार्मा पदोन्नति तो मिल जाएगी। कार्यवाहक ही सही, DSP तो लिख लेंगे रिटायरमेंट के बाद हम पीछे। कैसे देखते हैं नई प्रक्रिया फिर शुरू? बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं वो निश्चित रूप से तकनीकी भले हो सकता है कि प्रोफार्मा पदोन्नति है, लेकिन ये जो आम दर्शक है, अपन पदोन्नति बोल देते हैं तो उसमें कई अधिकारियों को आपत्ति भी हो जाती है मनोज जी। तो कहते हैं कि हम कोर्ट में क्या जवाब देंगे, तो पदोन्नति मत लिखो, कार्यवाहक पदोन्नति लिखिए। वो तो उनके साथ आप जो कह रहे हैं कि वाकई में वो कहने के लिए तो हो सकता है कि रिटायर्ड DSP, क्योंकि एक रैंक सीधे आप बढ़ जाते हैं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कोर्ट में मामले चल रहे हैं, लंबे समय से हमने देखा था कि पिछली सरकार ने भी एक 5 सदस्यीय समिति बनाई थी कि वो कुछ कारण या उपाय बताने वाली थी प्रमोशन के, क्रमोन्नति के, लेकिन वो फिर सरकार चली गई और ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। या उसके पहले हम देखें कि पिछली शिवराज सरकार के समय से मामला चल रहा है, तो कम से कम एक बड़े वर्ग को एक राहत तो मिल गई। और सरकार के लिए एक निश्चिंता की बात यह है कि बिना सरकारी खजाने पे बोझ डाले वो प्रमोशन भी दे रही है, ताकि जो कर्मचारियों में एक नाराजगी थी, हमने देखा 2018 में काम भी बड़े पदों का ले रही है और पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो पिछली बार हमने देखा था। मजेदार बात यह है कि इसके बावजूद भी जिनके पदोन्नति हो रही है वो खोसे मिठाइयां बांट रहे हैं। उनके लिए तो कम से कम ये एक बड़ी उपलब्धि है कि वो जो नेम प्लेट वो बनवाएंगे रिटायरमेंट के पहले या अभी जो लगी हुई है, कम से कम उनको एक ही शब्द तो हटवाना है। तो वो कहने को तो हो सकता है कि देखिए मैं DSP था या मेडिसिनल SP था या मैं SP बन सकता था
या मैं सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन गया, जो सिपाही से हवलदार, हम देख रहे हैं कई सवारे सिपाही हवलदार हम भी जानते हैं, एसआई हम भी जानते हैं, जो बरसों बरस से जो उनके साथी इस दौड़ में प्रमोशन में आरक्षण के वजह से आगे निकल गए थे, वो लोग पीछे हट गए, चूक गए थे, और लगातार वो पीछे उनको क्रमोन्नति या पदोन्नति नहीं मिल पा रही थी, तो पीछे पिछड़ते जा रहे थे। और पुलिस ने जो रास्ता दिखाया मनोज जी, अन्य विभाग भी मांग करने लगे इसी तरह से पदोन्नति देने की। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, पहले जल संसाधन विभाग में सबसे पहले पेच फंसाया था जब राधेश्याम जुलानिया उसमें पदस्थ थे, इसको लेकर काफ़ी सारा विरोध हुआ था, लेकिन कई सारे विभागों ने इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी थी। लेकिन अब चूंकि पुलिस ने शुरुआत कर दी है, तो बाकी विभागों के लिए भी कहने को आसान हो गया और सरकार एक फेस सेविंग की स्थिति में आ गई। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में सरकार को कर्मचारियों की नाराजगी भारी पड़ी थी, और अभी भी आप देखिए कि इस पदोन्नति को छोड़ दिया जाए तो पंचायत सचिव से लेकर शिक्षक, तमाम सारे कारणों से सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर है। अभी बिना शर्त माने पंचायत कर्मी, बिल्कुल, और उपचुनाव होने को है, इसके बाद चुनाव में सरकार जाएगी, नगरीय निकाय के चुनाव भी ठीक है अभी 6 महीने बाद, साल भर बाद। तो कहीं ना कहीं डरती है सरकार के कर्मचारी विरोधी का जो तमगा दिग्विजय सिंह को मिला था, जिससे कर्मचारी नाराज थे, वो सरकार को न मिल जाए, और उसका खामियाजा दिग्विजय सिंह ने भुगता भी था, हम देख भी रहे हैं। और अब हम भोपाल का उदाहरण देख लिया, अगर उमाशंकर गुप्ता की अगर हार हुई है तो कर्मचारियों की नाराजगी एक बड़ा कारण थी। ऐसे तमाम सारे क्षेत्रों में हमने देखा जो बीजेपी पर जो भारी पड़ी है सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी है, और सारे तरह के कारण हम देखिए, ओबीसी के कारण देख लीजिए, SC/ST एक्ट को लेकर देख लिए, जाति समाज के कारण, तो ये सही सारे कारण थे। और आप देखिए, इसीलिए ओबीसी का जो आरक्षण की बात है, बीजेपी जिसको जोर शोर से बना रही है, वो शायद इसी डैमेज कंट्रोल के एक हिस्सा इस प्रक्रिया का। चलिए बढ़िया है, कम से कम जो डीएसपी के पद खाली हैं वहाँ पे पदोन्नति हो जाएगी, कार्यवाही की सही, तो काम तो पुलिस का तेजी से बढ़ सकेगा। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं मनोज जी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार नई आबकारी नीति लाने पर विचार कर रही है। इसमें 15 माह की कमलनाथ सरकार की नीति के भी कुछ बिंदु अपनाने पर विचार चल रहा है। शराब दुकानें बढ़ाने की भी तैयारी है। हालांकि ये सुझाव मौजूदा सरकार में भी आया था, लेकिन जिसका पालन करने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि सरकार नई आबकारी नीति लाने का विचार कर रही थी, लेकिन कोरोना के कारण नई आबकारी नीति नहीं आ पाई। इस बीच अवैध और जहरीली शराब से प्रदेश में करीब 5 दर्जन मौतों ने सरकार को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। सख्त कानून लाने के साथ ही अब सरकार शराब पर अपनी सोच में भी बदलाव का मन बना चुकी है। इस कारण एक बार फिर 5 किलोमीटर के फासले पर शराब दुकानें खोलने का विचार कर रही है। साथ ही उन सिफारिशों पर भी अमल करने की सोच रही है जो जहरीली शराब पीने से मौत के बाद गठित जांच दल ने की थी। उम्मीद है सरकार छवि की चिंता न करती हुए लोगों के जीवन की रक्षा को ज़्यादा तरजीह देगी। क्या वजह है मनोज जी कि सरकार ने पहले 5 किलोमीटर के दायरे में, हमने देखा था पिछली बार कि दुकानें खोलने का निर्णय लिया था, बाकायदा आदेश भी जारी हो गया था, लेकिन सरकार ने उसको रद्द करा दिया था। अब फिर उसी पर आगे बढ़ने की सोच रही है। क्या अवैध शराब से, जो जहरीली शराब से मौतें हुई, इस कारण सरकार को अपनी छवि से ज़्यादा अब लोगों की चिंता है? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले अगर छवि की बात करें तो अगर जिस राज्य में अवैध शराब से मौतें हो रही हो और बजाय उसके कि आप छवि की चिंता करें और अगर आप शराब दुकानें बढ़ते और आप पे आरोप लगते, तो बेहतर यही होगा कि अगर आप शराब की दुकानें बढ़ा रहे हैं और आरोप लग रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आपके राज्य में। लेकिन सरकार, आपको नहीं लगता कि सरकार ये कह के फंस गई थी कि हम धीरे धीरे शराब की दुकानें कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, शराब पे जागरूकता अभियान चलाकर इसकी कमी करेंगे, ना कि बढ़ाएंगे? शायद वही जागरूकता तो ऐसा है कि जैसे आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि नशा मुक्ति सप्ताह एक सरकार मनाती है, पूरे देश में मनाती है, मध्य प्रदेश सरकार भी, कि पूरे साल आप जो है शराब की बिक्री हो रही है, तंबाकू की बिक्री हो रही है, आप वैधानिक चेतावनी उस पर लिख देते हैं कि शराब पीना हानिकारक है, तंबाकू का सेवन हानिकारक है, सिगरेट बीड़ी गुटखे का सेवन हानिकारक है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को इन्हीं विभागों से मिलता है। शराब की दुकानें आप देख लिए, लगभग 11 साल से मध्य प्रदेश की आबादी में कितनी बढ़ोतरी हुई, लेकिन शराब की नई दुकानें नहीं खुली हैं। पिछली सरकार रेवेन्यू की चिंता करती तो उसको शराब की दुकानें बढ़ा देनी चाहिए थी और ज़्यादा रेवेन्यू मिलता उसको। बिल्कुल, सिर्फ महंगी करने से दोनों चीज़ें हो जाती है। आप देखिए कि जो दो बड़े कारण हैं, हमने कई बार अपने इस कार्यक्रम में जिक्र किया इस बात का, कि एक तो शराब की जो दुकानें हैं उसकी जो दूरी है, जैसा कि हमने देखा था कैबिनेट की बैठक में नरोत्तम मिश्रा ने उदाहरण भी दिए थे मंत्री के तौर पर, तो एक तो महंगी शराब है, दूसरी जहरीली।
अभी तक हम ये मान के चलते थे कि जो मुरैना है या रतलाम है या मंदसौर है, ये सीमावर्ती इलाके हैं कि उत्तर प्रदेश या राजस्थान बॉर्डर के, कि यहाँ जहरीली शराब या सस्ती शराब से लोग मर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए अगर इंदौर जैसे महानगर में कि वहाँ पर 5 लोगों की मौतें अब तक हो चुकी है। एक पंजाब नेशनल बैंक के कैशियर ने भी अभी दम तोड़ा गुरुवार की रात को जहरीली शराब से। और ये शराब उन्होंने किसी रास्ते चलते से नहीं खरीदी थी, उस बार से खरीदी थी जिसको सरकार ने लाइसेंस दिया है। तो आप सरकार को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान भी बहुत अनमोल है। दूसरा, राजस्व की हानि सरकार को हो रही है, सरकार की छवि खराब हो रही है। गृह मंत्री, आबकारी मंत्री के क्षेत्र में नकली शराब बिक रही है। अभी हम देख रहे हैं कि घरों के अंदर इसलिए पनप पा रहा है मनोज जी कि शराब बहुत महंगी हो गई और मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनकी पहुंच से बाहर चली गई। दोनों चीजें ब्रजेश जी, एक महंगी हो गई और जो दूरी की हम बात करें कि 25-25, 30-30 किलोमीटर अगर दुकानें नहीं है तो आप पेट्रोल के दाम देखिए भोपाल में या बाकी सीमावर्ती जिलों में। जो नरोत्तम मिश्रा जी ने कैबिनेट में कहा था कि वो 50 रुपए बचाने के चक्कर में गांव में शराब खरीद लेता है और वो जहरीली खरीद लेता है, उसको पेट्रोल उसके लिए बजाय चखना खरीद सकता है, वो ढंग से पी सकता है। वो कोल्ड ड्रिंक का भी उन्होंने जिक्र किया था जी। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक तो उसकी आमदनी कम हुई कोरोना काल में, दूसरा अगर इसका डिस्टेंस है, और तीसरा पेट्रोल डीजल की महंगाई और शराब महंगी, तो वो ऐसा उपाय ढूंढेगा कि जो गांव में उसको सस्ती मिल जाए, बाजार से कम रेट पे मिल जाए। तो ये जो घटनाएं हम देख रहे हैं कि दोनों कारण है, एक तो शराब की दुकानें बहुत दूर दूर है, दूसरी महंगी। और अगर नई पॉलिसी लाते हैं लेकिन मनोज जी दुकानें दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, फिलहाल सरकार कर रही है कि जो दुकान लाइसेंसी ठेकेदार हैं उन्हीं को और दुकानें खोलने के लिए ठेका दे दिया जाए, उनको ही मंजूरी दे दी जाए, वो उप दुकान खोल लें। तो इससे क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? फिर भी तो महंगी तो शराब रहेगी ना। नहीं, देखिए अगर ऐसा करेंगे तो जो ठेकेदार है उसको भी ये पता रहेगा कि अगर उसको ठेका उसने लिया, नई दुकानें खोली और अगर उतनी महंगी बेचेगा तो उसको नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं नगर निगम क्षेत्रों में देख रहे हैं कि मोनोपाली है, सिंगल जो ठेके दिए गए हैं, लेकिन बाकी जगह ऐसी स्थितियाँ नहीं है। तो जब कंपटीशन बढ़ेगा तो हमने इसी भोपाल में देखा कि बैनर लगा कर लोगों ने सस्ती शराब बेची है, डिस्काउंट पर शराब बेची है, तो सिंडिकेट है उस पर एक प्रेशर बनेगा। दूसरा, जो देहाती क्षेत्र हैं जहाँ पर आदमी दुकान खोलेगा वो छोटी छोटी, तो वो कीमतों का ज़रूर ध्यान रखेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर उसने कीमतें ज़्यादा रखी तो पड़ोस के राज्यों से जहरीली शराब या पहले की तरह सस्ती शराब आएगी तो उसको नुकसान होगा। दूसरा, सरकार का रेवेन्यू इससे आप बढ़ेगा। आप देखिए कि अगर दुकान बढ़ती है तो 9 से 10 हज़ार करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू सरकार को मिल सकता है, जो कि वो कई सारी जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार चला रही है, क्योंकि बाकी सब तो शराब और पेट्रोल डीजल। ये भी होना चाहिए कि यदि सरकार ने अलग अलग ठेकेदारों को ठेके दिए हैं तो वो एक गठजोड़ बना लेते हैं, सिंडिकेट बना लेते हैं, फिर अपने हिसाब से रेट तय करने लगते हैं। तो ये गठजोड़ बनाने के लिए या तो फिर आप एक व्यक्ति को ठेका दे दीजिए, यदि गठजोड़ी उनको बनाना है, एक ही एकल प्राण ही ला दीजिए। आपने अलग अलग ठेके दिए हैं तो फिर ये इकट्ठे कैसे हो जाते हैं? देखिए, दोनों ध्यान देने की जरूरत, बिल्कुल इस पर ध्यान देने की जरूरत। आप देखिए सरकार ने व्यवस्था की एमआरपी और एमएसपी की जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि भोपाल में एमआरपी से ज़्यादा पे कई शराबें बेची जा रही है। तो एक इसकी निगरानी होना चाहिए। और दूसरा, आपने सिंडिकेट की जो बात की है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एमआरपी और एमएसपी से ऊपर नीचे इसको कोई ना बेचे। तीसरा, जब आपको रेवेन्यू के जब आपको नए सोर्सेज बढ़ेंगे तब आप शिकंजा ज़्यादा अच्छे से कस पाएंगे। क्योंकि आप देखिए 2 साल से कोरोना के नाम पर सरकार शराब ठेकेदारों के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। कैबिनेट के विरोध के बावजूद भी उनके ठेके आगे बढ़ा दिए गए। बाकी विभागों में ऐसा आपने नहीं किया कि आपने किसी बस ऑपरेटर को ये सुविधा नहीं दी कि वो टैक्स की दर आगे बढ़ा दी जाए उसकी। हमने रेत के खदानों में देखा है कि रेत के ठेके सरेंडर करा लिए। तो केवल शराब में माफिया पर ये मेहरबानी क्यों, इस पर बारे में विचार करना चाहिए। और अब तो उनको जो गोदाम होते हैं वो भी ठेके पे देने की सरकार विचार कर रही है। तो एक निगरानी तंत्र की भी ज़रूरत है कि यदि जो आबकारी अमला है उस पर भी एक निगरानी तंत्र होना चाहिए कि वो जो अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा सके। निश्चित तौर पर और एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए कि अगर ये पाया जाता है तो ये एक्शन होगा। फिर आप चेहरा देख के कार्रवाई मत करिए कि मुरैना में जब घटना होती है तो हम देखते हैं कि एसपी पर कार्रवाई हो जाती है, उज्जैन में घटना होती है तो एसडीओपी या निचले तबके के जो पुलिसकर्मी उन पर कार्रवाई होती है, मंदसौर में होती है तो पुलिस विभाग के लोग बच जाते हैं, बड़े छोटे मोटे आप लोगों पे कार्रवाई कर देते हैं। तो जब आप एक यूनिफॉर्म स्टाइल में करेंगे कामकाज कि अगर ये घटना हुई है तो इस लेवल तक के अधिकारियों की जिम्मेदारी है, तो आप देखिएगा इसके जो सकारात्मक परिणाम वो आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मनोज जी, जिम्मेदारी तय करने से सकारात्मक परिणाम आएंगे, सिर्फ एक्ट बनाने से कुछ नहीं होता। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में निर्माणाधीन मध्य प्रदेश भवन ने सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। यह भवन दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके के रोज एंड मेरी मार्ग पर बनाया जा रहा है। भवन का शिलान्यास साल 2019 में तत्कालीन सीएम कमलनाथ ने किया था। 5,989 वर्ग मीटर में फैले इस भवन में 2 वीवीआईपी स्वीट्स,
67 डीलक्स कमरे सहित कुल 105 कमरों का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 150 करोड़ रुपए, जो 2 वर्षों में बनकर तैयार होगा। इसके निर्माण कार्य की प्रगति को देखने पिछले सप्ताह विधायकों की एक 7 सदस्यीय समिति दिल्ली गई थी। समिति ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विधायक थे। इस समिति ने भोपाल आकर अपनी रिपोर्ट विधानसभा सचिवालय को सौंप दी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस भवन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए तो कक्ष आवंटित किए गए हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के लिए नहीं। समिति ने दोनों के लिए भी कक्ष आवंटन का सुझाव दिया है। अब इस सिफारिश पर अमल होता है तो 2 स्वीट टाइप के कक्ष और आरक्षित करना होंगे और उसी तर्ज पर उनका निर्माण करना होगा। सुझाव देने वालों में बीजेपी के विधायक भी शामिल हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के लिए ना सही, विधानसभा अध्यक्ष के लिए तो कुछ रास्ता निकालना ही होगा। लिहाजा इसी को लेकर मंथन जारी है। मनोज जी, 150 करोड़ रुपए में पिछली सरकार ने निर्णय लिया था बनाने का। बिल्कुल, और देखिए 115 कमरे वो सरकार में थे तो उनको सोचा है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, अब ये सरकार में है तो ये सोच रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई जरूरत नहीं, अध्यक्ष के लिए बनवा दो। लेकिन आप देखिए कि अगर संवैधानिक पद है राज्यपाल का, अगर उनके लिए आप व्यवस्था कर रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए, तो जाहिर सी बात है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर का आप दर्जा देते हैं नेता प्रतिपक्ष को, तमाम सारी उनको पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनको सुविधा भी हैं और कैबिनेट मर्जी के नाते, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप 115 कमरे उस वहाँ पर आप बना रहे हैं, 6 मंजिला बिल्डिंग है और 150 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है, आप देखिए भारी भरकम रकम है जी। और दिल्ली के पॉश इलाके में, क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश भवन है वो काफ़ी छोटा पड़ता था। तो अब मध्य प्रदेश में अब विधानसभा हम देखें 230 विधायक हैं या 30 सांसद है और राज्यसभा के मिलाकर देख लें तो 300 के अंदर अंदर सारे वीआईपी होते हैं। तो ऐसे में अगर 115 कक्ष हैं तो सारे कक्ष हमेशा भरे नहीं होते हैं, उसमें कुछ डोरमेट्री भी हैं। तो अगर 2 स्वीट आप कर भी देते हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष भी आप देखिए बहुत कम ऐसा मौके आते हैं कि जब वो दिल्ली उनको जाना पड़ता रहता है। नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो कमलनाथ को छोड़ दें तो वो तो हमेशा दिल्ली में ही रहते हैं ज़्यादातर समय, लेकिन इसके पहले के जो रहे और हैं उनको जितने भी समय नहीं है तो उनको लगभग उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर 2 स्वीट और आप और बुक कर देते हैं उसमें तो कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत आना नहीं है। हालांकि अभी जीएडी के पास भी रिपोर्ट जाना, हमारी भी कुछ विधायक जो टीम में थे, सुनील सराफ और बाकी लोगों से बात हुई, और बीजेपी के विधायक जो थे, शैलेश जैन हैं, चैलेंज जैन है, आशीष शर्मा है, उनका भी यही मत है कि इसके लिए 2 कमरे इसमें स्वीट और आरक्षित हो जाना चाहिए। ये बिल्डिंग अभी वैसे 5 अगस्त तक कंप्लीट हो जाना थी, लेकिन अब कोरोना के कारण 20 सितंबर तक इसमें काम होना है, इंटीरियर अभी बाकी है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जीएडी तक ये रिपोर्ट जाएगी और जीएडी के बाद मुख्यमंत्री के पास ये मामला जाएगा, और जो हमारी खबरें वो यही बता रही हैं कि शायद मुख्यमंत्री इस पर मंजूरी दे देंगे कि 2 सीट और इस नई बिल्डिंग में बढ़ा दी जाए। तो अगर ऐसा करते हैं तो, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी एक पार्टी को तो लंबे समय हमेशा सत्ता में रहना नहीं है, कभी विपक्ष में भी रहेंगे, क्योंकि जो मध्य प्रदेश भवन है वो इस सरकार ने नहीं बनवाया, पिछली सरकार ने बनवाया था, लेकिन लुत्फ इसका ये उठा रहे हैं। आप देखिए भोपाल में हम वल्लभ भवन एक्सटेंशन मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने करवाया, लेकिन उसका शिलान्यास कमलनाथ ने किया था, और कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री निवास का रेनोवेट कराया था, लेकिन उसमें रहने का लुत्फ शिवराज उठा रहे हैं। तो शायद लोकतंत्र की ये खूबी, और इसको शायद नेता भी समझेंगे और अफसर भी समझेंगे। और उम्मीद तो हम ये भी करेंगे मनोज जी कि इसकी लागत 150 करोड़ से ज़्यादा ना बढ़े और सरकार उसी में ये सब कराने की कोशिश करे। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं। अभी तक आपने कई तरह के कर्मचारी संगठनों के नाम सुने होंगे, लेकिन कुछ कर्मचारियों ने मिलकर ऐसा संगठन बनाया है जिसे सुनने के बाद आपको भी हो सकता है हंसी आ जाए, जिज्ञासा भी जागे कि आखिर ये संगठन कौन सा है। तो इस संगठन का नाम है तृतीय संतान शासकीय लोक सेवक संघ। मध्य प्रदेश दरअसल प्रदेश में 20 से 25 साल से छिंदवाड़ा में नौकरी कर रहे 13 शिक्षकों को 3 बच्चे होने पर जांच का नोटिस होने के बाद सरकारी कर्मचारियों ने डर सताने लगा। इस तरह के मामले में एक शिक्षक को 4 बच्चों होने की वजह से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद कर्मचारियों ने मिलकर तृतीय संतान शासकीय लोक सेवक संघ ही बना डाला। छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल से मिलकर शिकायत की कि 2 से ज़्यादा बच्चे होने के कारण अफसर प्रताड़ित कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में शिक्षकों पर मध्य प्रदेश पंचायत नियोजन संविदा शर्त 2005 के नियम के तहत जांच के बाद कार्रवाई की गई है। 4 बच्चों की जानकारी छुपाने पर 1997 संविदा पर नौकरी पर लगे पुरुषोत्तम डेहरिया को सेवा से पृथक किया गया। सिवनी के मनमोहन अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद शिक्षकों को एक जैसी शिकायतों पर 13 शिक्षकों को नोटिस दिए गए। इससे डरकर तृतीय शासकीय लोक सेवक संघ बनाया गया और नियोजन संविदा शर्त वाले नियमों को बदलने की मांग को लेकर संगठन के पदाधिकारी कमल पटेल से मिले थे। मनोज जी, ये अनोखा मामला है।
जिस तरह से पंचायत चुनावों में भी पहले 2 बच्चों का वो लागू किया गया था नियम, बाद में नेताओं के दबाव में हटा लिया गया था। वैसे ही मुझे लगता है कर्मचारी भी सोच रहे हैं कि हम भी दबाव बनाएंगे तो 2 से ज़्यादा संतानों वाला जो कानून लागू है शासकीय कर्मचारियों में, कि यदि 2 से ज़्यादा संतानें होंगी तो आप पे कार्रवाई हो सकती है, नौकरी जा सकती है। बर्खास्त भी हो गए। तो मुझे लगता है छिंदवाड़ा से ये आग जो निकली है संघ की, और भी इसकी सदस्यता बढ़ सकती है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, क्योंकि जो इनके अध्यक्ष हैं डहेरिया, उनका खुद का अनुमान है कि शिक्षा विभाग में अकेले ऐसे 25,000 शिक्षक होंगे जिनकी 3 संतानें या उससे ज्यादा। मतलब इन्होंने सरकार से छिपाई है जानकारी। बिल्कुल। तो ये नियम बनने के बाद इन लोगों को लगा कि शायद सरकार नियम बनाकर भूल गई, लेकिन पिछले दिनों से जिन वापस निकला हम देख रहे हैं कि दो ही संतान की नीति की बात हो रही है कि पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। लेकिन वो नीति की बात कर रहे हैं वो नेता जिनकी खुद की 2 से ज्यादा संतान है, बिल्कुल, जिन पर ये नियम लागू हुआ था मध्य प्रदेश में, उन्होंने ही हटवाया था सबसे पहले। बिल्कुल। तो अब इनकी एक चिंता यही है, क्योंकि अकेले 25,000 शिक्षक हैं ऐसे जो इस तीन संतान या उससे ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा हैं, और पूरे प्रदेश का एक आंकलन है इसी कर्मचारी संगठन का है कि ऐसे 60,000 कर्मचारी इस नियम की चपेट में आ सकते हैं। तो एक बड़ी संख्या है। तो इसीलिए उन्होंने एक नया कर्मचारी संगठन बना लिया है जो ना अपाक से ना सपाक से, जाति धर्म ग्रेड उससे ऊपर उड़कर उन्होंने कि उसमें किसी भी क्लास का अधिकारी हो जो इसकी चपेट में आ रहा हो उसका संगठन का सदस्य देखते हैं ये संगठन कितना आगे बढ़ता है, कितने गुल खिलाता है और अपनी मांगे मनवा पाता है या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि प्रभारी मंत्री ने भी 2 टूक उनसे कह दिया कमल पटेल ने कि आपकी जो परेशानी है वो जायज है, लेकिन आपको नियम अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके लिए नियमों में शिथिल कर दिया जाएगा। समय इजाजत नहीं देता, इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना होगा। पावर कॉरिडोर में अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर्कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।